नमस्कार बच्चों, वेलकम टू टीएसपीएच डिजिटल गुरु। आई माई सेल्फ प्रोफेसर हितेश बेचरा आपके सामने उपस्थित है। अगला जेडबली मेंस सेशन 1 का एक्चुअल पेपर लेकर के। और बच्चों, आज हम 24 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर डिकोड करने वाले हैं। साथ में ही मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, एनालिसिस ऑफ द एंटायर पेपर और कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स भी ये 25 क्वेश्चन के सॉल्विंग के साथ साथ मैं आपको जो है करवाता रहूंगा। बच्चों, अगर आप जेडबलई मेंस के सेकंड सेशन में एक्सेप्शनल परफॉर्म करना चाहते हैं, देन सेशन 1 के पेपर को अच्छे से करना, इसके पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज सेकंड सेशन का पेपर भी इसी लाइंस पे, इसी लेवल पे आपको जो है देखने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस क्विकली एंटर इनटू द डिस्कशन ऑफ द पेपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन: two resistors, 2 ohms and the 3 ohms, are connected in the gaps of the bridge as shown in the figure. The null point is obtained with a contact of jockey at some point on the wire XY. So बच्चों, सवाल मीटर ब्रिज के बेसिस पे पूछा गया है। सो हम x डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू lx डिवाइडेड बाय 100 माइनस lx, मीटर ब्रिज का फॉर्मूला लगा करके 2 ओम्स और 3 ओम्स लेफ्ट और राइट गैप्स में हैं। सो x इज अ 2, r is a 3, that is equals to lx अपॉन 100 माइनस lx। इससे पहले अपन lx निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 200 माइनस 2lx is equals to 3lx. So 200 is equals to 5lx. 200 divided by 5 is a 40 centimeter. Unknown resistor is connected in parallel with a 3 ohm resistor. यहां पे एक unknown resistance आया है। Null point is shifted by 22.5 centimeter towards y. So null point right side में shift हुआ है। तो बताइए unknown resistance कितना होएगा। सो बच्चों, अब वापस से सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे। लेफ्ट गैप में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय, इसको मैं x डैश सिंबल दे देता हूं जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन। राइट गैप में 3 ओम और x डैश अब पैरेलल में है। सो जब दो रेजिस्टर पैरेलल में होते हैं, सो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय x डैश डिवाइडेड बाय 3 प्लस x डैश इज इक्वल्स टू lx डैश अपॉन 100 माइनस lx डैश। So this becomes 2 multiplied by 3 plus x dash divided by 3x dash is equals to नया बैलेंसिंग लेंथ 40 प्लस 22.5, बिकॉज 40 तो था ही, राइट में शिफ्ट हुआ है तो ये जो है वो 40 में ऐड हो जाएगा। सो दैट बिकम्स अ 62.5 divided by 38.5 will be the denominator. So this becomes 6 plus 2x dash divided by 3x dash is equals to 625 divided by 385. 5 से कैंसिलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 125 divided by 77. 5 sevens are 35, 35 5 sevens are 35. So now if I do a cross multiplication, 6 multiplied by 77 plus 2 multiplied by 77 is a 154x dash.
that is equals to 375x dash. So that becomes 6 multiplied by 77 is equals to 375x dash minus 154x dash. एंड ऑप्शंस में 1 2 3 4 मतलब रिलेटिवली ऑप्शंस दूर दूर है. सो 6 मल्टीप्लाइड बाई 77, 375 में से 154 जाएगा तो ये बचेगा लास्ट डिजिट 1, सेकेंड लास्ट डिजिट 2 एंड द नेक्स्ट डिजिट 2, 221 x dash. So 6 multiplied by 77 divided by 221 is the x dash. I can see that 77 threes are 221 and 6 divided by 3. The answer will be 2. And this belongs to the current electricity, the easy level question, not a super easy, because I can see the calculation is not that straightforward and hence the easy category question. बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट के साथ में. आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. अगला सवाल सेज द टू रेजिस्टर 100 ohms each are connected in series with a 9 volt battery. A voltmeter of a 400 ohm is connected to measure the voltage drop across one of the resistor. So this is 100, this is 100, and this is a battery. And here we have a voltmeter across one of the resistance. And voltmeter का भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है 400. सो सबसे पहले तो वोल्टमीटर रेजिस्टर के साथ पैरेलल में लगाया जाता है. तो हम 100 और 400 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. और दो चीजें जब पैरेलल में होती है सो इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है 400 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 100. So this becomes a 400 into 100 divided by 500. So ये zeros will be getting cancelled और 5 से cancellation हो करके this will be 80 ohms. So ये दोनों का equivalent is a 80. This is a 100. बैटरी जो है वो है 9 वोल्ट की. So हमें पता करना है what is the voltage across the resistance. मतलब वोल्ट मीटर का रीडिंग वोल्टेज हमें चाहिए. तो इधर का अगर वोल्टेज हमें फाइंड करना है तो आपके खोपड़ी में बच्चों आना चाहिए वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला. वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा. और वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला होता है ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट ये 80, ये दोनों का इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज which is to be divided. This is the voltage divider. So this is a 80 divided by 180 multiplied by 9. So 9 और 180 का कैंसलेशन होके 20, 80 और 20 का कैंसलेशन होकर के 4, and hence the 4 has to be our final correct answer. The back to back the questions belongs to the current electricity, and this I can definitely classify as a super easy category question. Even if the voltage divider does not strike, आप जो है पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल करके करंट कितना फ्लो हो रहा है वो फाइंड कर सकते हैं और फिर ओम्स लॉ लगा करके भी इधर वोल्टेज निकाल सकते हैं. दैट इज अ ऑल्टरनेट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. कोई भी सवाल को जो है अब मल्टीपल ट्रिक्स टेक्निक्स लगा करके डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन.
The exit surface of a prism with a refractive index n is coated with a material with a refractive index n by 2. When this prism is set for the minimum angle of deviation, it exactly meets the condition of critical angle. The prism angle is. So here we go with a prism. This is called as a prism angle, the refracting angle. प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, और जो सरफेस से लाइट बाहर निकलने वाली है वो वाली सरफेस को कोटिंग किया है विद अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n by 2. द प्रिज्म इज सेट फॉर द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, और जब भी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है तो रिफ्रैक्टेड रे बेस से पैरेलल चलता है, और सवाल कह रहा है इट मीट्स विद द कंडीशन ऑफ क्रिटिकल एंगल. तो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन मीट होएगी, मतलब यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा वो क्रिटिकल एंगल के बराबर रहेगा, ताकि आपका रे ऐसे प्रिज्म के सरफेस से होता हुआ बाहर निकले. दैट इज द कंडीशन फॉर क्रिटिकल एंगल, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो ये बच्चों बेसिकली R2 के बराबर होता है, ये बच्चों R1 के बराबर होएगा, और जब भी मिनिमम डेविएशन की कंडीशन मीट होती है तभी ये R1 और R2 बच्चों इक्वल होते हैं. दिस इज योर आई, द एंगल ऑफ इंसिडेंस. और अगर ए निकालना है तो मेरे दिमाग में फॉर्मूला आता है I प्लस ई is equals to A plus delta. A हमें चाहिए. A is what we want. और जब R1 और R2 की बात करें तो एक और फॉर्मूला होता है A is equals to R1 plus R2. सो A हमें चाहिए. सो आइदर वी फाइंड I E डेल्टा M, वी गेट A, और वी फाइंड R1 R2, दोनों है इक्वल, देन ऑल्सो वी गेट A. अब यहां पर क्रिटिकल एंगल की कंडीशन दी है, सो आई अप्लाई द साइन आई सी is a refractive index of second medium upon refractive index of first medium. Mu 2 is a n by 2 divided by mu 1 is a n. So basically n and n is getting cancelled. So the sine IC is equals to half. So the IC is a 30 degree. Now, once we get the IC, basically this is the angle of incidence for which the refracted ray is going along the interface. तो यही तो है IC बच्चों. तो R1 और R2 अगर इक्वल है तो R1 प्लस R2 इज अ 60 डिग्री. सो A का आंसर आ गया 60 डिग्री. ए ही हमें सवाल में पूछा गया है, एंड दैट इज द फाइनल करेक्ट आंसर. द क्वेश्चन बिलोंग्स टू द ऑप्टिक्स, and I classify this as a medium category question because prism का कॉन्सेप्ट भी लगाना है, TIR का कॉन्सेप्ट भी लगाना है, थोड़ा सा सवाल में जो डेटा दिया है उसको इंटरप्रेट भी सही से करना है तो सॉल्विंग इजी, बट है डिकोडिंग चैलेंजिंग. सो लेट्स गो विद अ मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन. पिछले वाला जो पेपर किया था उसके मुकाबले ये वाले पेपर में सवाल जो है थोड़े फटाफट फटाफट हो रहे हैं. सो दिस पेपर अभी तो अच्छी फीलिंग आ रही है. देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. इन अ माइक्रोस्कोप ऑफ द ट्यूब लेंथ 10 सेंटीमीटर, द टू convex lenses are arranged with a focal length 2 centimeter and 5 centimeter respectively. The magnification obtained with this system for the normal adjustment is. बच्चों
हमें ट्यूब का लेंथ 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ है और हमें दो फोकल लेंथ दिए हुए हैं। एक ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है और एक आई पीस का फोकल लेंथ है। और नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है इमेज डीडीवी पे बन रहा है। और अगर इमेज डीडीवी पे बन रहा है सो उस केस में मैग्निफिकेशन एम का फॉर्मूला होता है एल बाई एफ नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी बाई एफ ई। L is a tube length which is a 10 centimeter. F naught multiplied by Fe, 2 multiplied by 5 will be a 10. And the DDV, distance of distinct vision, is a 25 centimeter. So basically this is getting cancelled. And the 25 is nothing but 5 का square, जिसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें K का वैल्यू 2 मिलेगा। बैक टू बैक क्वेश्चंस ऑप्टिक्स से। स्टार्टिंग में हमने देखा बैक टू बैक क्वेश्चंस करंट इलेक्ट्रिसिटी से। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इजी कैटेगरी क्वेश्चन, सुपर इजी कैटेगरी क्वेश्चन। बच्चों साथ साथ में आप टेली मार्किंग करते जाएं, कितने इजी है, कितने सुपर इजी है, कितने मीडियम है, कितने डिफिकल्ट है ना। साथ साथ में चैप्टर की एनालिसिस भी जो है आप करते जाएं। अगला सवाल, टू मासेस बच्चों रियली सॉरी माय थ्रोट इज नॉट इन द गुड पोजीशन। थोड़ा सा मेरा आवाज जो है पीछा हुआ लग रहा है, so I'm very sorry for that. The two masses of the 400 gram and the 350 gram are suspended from the end of the light string passing over a heavy pulley of a radius 2 centimeter. The pulley is having mass. बच्चों ये वाला सवाल अलग है। जनरली लॉज ऑफ मोशन में जो सवाल करते हैं उसमें पुली मास लेस होता है। ये वाले सवाल में पुली का मास है। सवाल अलग है, अप्रोच अलग रहेगा। When released from rest, the heavier mass is observed to fall 81 centimeter in 9 seconds. Then the rotational inertia of the pulley is, हमें बेसिकली मास वाला पुली दिया हुआ है और यहां से एक ब्लॉक अटैच किया है और यहां से भी एक ब्लॉक अटैच किया है। This block is having a 400 gram, whereas this one is having a 350 gram. ऑब्वियसली 400 ग्राम वाला जो है नीचे जाता रहेगा, 350 ग्राम वाला ऊपर जाता रहेगा। कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते हैं सर हल्का वाला जो है उसको ऊपर बनाओ, चलो ऐसा कर देते हैं, भारी वाले को थोड़ा नीचे बनाओ। डन। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से सभी बच्चे, जब ये दोनों मासेस ऊपर नीचे जाएंगे तो उनके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आएंगे और ये दोनों ब्लॉक के मोशन होने के वजह से उनके पास में काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा। और ये पुली जो है वो भी मास वाला होने के वजह से पुली जब भी घूमेगा तो पुली के पास में भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये दोनों ब्लॉक्स के मोशन के वजह से इनका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जितने से चेंज होएगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं एंड हैंस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। सो भारी वाला ब्लॉक रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट से कितना डिस्प्लेस हो रहा है, कितने समय में, वो जानकारी दिया है। सो मेरे दिमाग में सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन आता है जहां से मैं एक्सीलरेशन निकाल सकता हूं।
Displacement in the meter is a 0.81. U is a 0. Half multiplied by A multiplied by time is a 9 का square. So 0.81 multiplied by 2 divided by 9 का square is a 81 and we get an acceleration. ये हो जाएगा कैंसलेशन और ये बनेगा 100. 2 divided by 100 is a 1 divided by 50. That is an acceleration. अब एक्सीलरेशन का डेटा मिल जाएगा तो हमें 9 सेकंड के बाद ब्लॉक्स के पास कितनी वेलोसिटी रहेगी वो डेटा मिल जाएगा फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा करके. सो v इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1/50 multiplied by t is a 9. So the v is a 9/50 meter per second. Now, once we get this velocity, then I think about the loss in gravitational potential energy is equals to gain in the kinetic energy. 350 ग्राम वाला ऊपर जाएगा, 400 ग्राम वाला नीचे आएगा. सो 350 ग्राम वाले की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी और 400 ग्राम वाले की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी. So the loss is nothing but ये वाले का सच में लॉस हुआ है, so that is a mgh. बट 350 वाले का गेन हो गया है तो माइनस m2gh करेंगे तब जाके हमें नेट लॉस मिलेगा. इसका लॉस माइनस इसका गेन विल बी द नेट लॉस is equals to the gain in kinetic energy of the first block plus the gain in the kinetic energy of the second block plus the gain in the kinetic energy of the pulley. So the first block is a 400 gram, 0.4 kilogram multiplied by g is a 10 multiplied by height is a 81 centimeter, so it is a 0.81 minus the second mass is a 0.35 multiplied by 10 multiplied by ये ब्लॉक अगर 81 सेंटीमीटर नीचे जाएगा तो ये वाला ब्लॉक सेम रस्सी से कनेक्टेड होने के कारण 81 सेंटीमीटर से ऊपर जाएगा. That is equals to half multiplied by mass is a 0.4 multiplied by velocity is a 9/50 the whole square. Numbers are very horrible. Plus the half mass is a 0.35 multiplied by velocity is a 9/50 the whole square plus half multiplied by I multiplied by ये ब्लॉक जितने वेलोसिटी से ऊपर जाएगा ये पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी उतना ही रहेगा क्योंकि वो ब्लॉक से सीधा कनेक्टेड है. और फिर ये वाला पॉइंट पुली के साथ कांटेक्ट में होने की वजह से पुली के रोटेशन होने के वजह से ये v r ओमेगा के बराबर बनेगा. दिस इज अ कंडीशन ऑफ मूविंग विदाउट स्लिपिंग. तो यहां से हम ओमेगा ढूंढ पाएंगे विच इज नथिंग बट v डिवाइडेड बाय r. The v is a 9 divided by 50 divided by r is a 2 centimeter which is a 2 into 10 raised to minus 2 meter. So this is a 9 divided by 100 multiplied by 10 raised to minus 2 50 multiplied by 200. So solve करके this will be the 9 radian per second. So omega आ गया है 9 का स्क्वायर. All right, and now this number calculations you are supposed to handle. मुझे लगता है कि ये सारे के सारे नंबर का सॉल्विंग करके अब सीधा का सीधा जो है आप आई निकाल पाएंगे.
आप ये वाला कैलकुलेशन अभी मैनेज कर लेंगे। आपको ये सवाल से लर्निंग ये मिलनी चाहिए कि सवाल मैकेनिक्स का है, सवाल को मैं सुपर डिफिकल्ट कैटेगरी में क्लासिफाई करूंगा, बिकॉज आई नीड टू स्टडी द काइनेमेटिकल, आई नीड टू स्टडी द एलसीएमई, आई नीड टू हैंडल द टफ कैलकुलेशन। खोपड़ी में चमकना चाहिए कि रोटेशनल इनर्शिया पूछा है तो हमारा पुली मास वाला रहेगा, तो उसका कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगा। सो लॉट ऑफ थॉट एंड लॉट ऑफ कैलकुलेशन makes is as a super difficult. This is a time consuming as well. The JEE is all about doing the best in the given amount of time, and hence avoid the ego solving. Don't get stuck with one particular question for a longer time frame. फटाफट होता है वो सवाल पहले ले लो, फिर टाइम बचे तो इस तरह के सवाल को जो है टाइम आप एग्जाम हॉल में दीजिए। दैट इज व्हाट इट इज एडवाइजेबल। A theoretical question in front of your screen. The question is from Modern Physics EM Waves. A Modern Physics EM Waves. लिस्ट में टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिए हैं, लिस्ट 2 में कैसे वो प्रोड्यूस होते हैं उसकी जानकारी दे रखी है। माइक्रोवेव 100% मैग्नेट्रॉन वॉल्व से प्रोड्यूस होते हैं। बी का 1 आएगा, बी का 1 आएगा, बी का 1 आएगा, और सही जगह पे अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको जो है सही सही आंसर फटाफट मिल जाएगा। बी का 1, दैट्स इट। एक्सरे, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएंगे तो एक्स रे प्रोड्यूस होंगे। परफेक्ट, परफेक्ट। इंफ्रारेड वाइब्रेशन ऑफ एटम से प्रोड्यूस होंगे। रेडियो वेव रैपिड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होंगे। तो सही मैट्रिक्स में जगह पे फोकस will save a lot of time, and if you are saving a lot of time that will help to improve your overall performance in your JEE. Next, there are 3 concentric conducting sphere shell, the hollow sphere A, B, and a C of a radii A, B, and a C, and they are charged with a charge Q1, Q2, and Q3 respectively. Okay, so one sphere, the second sphere, the third sphere with a charge Q1, Q2, Q3, radius A, B, C. The potential of the spheres respectively are, मतलब बेसिकली आपको ए पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, सी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। दैट इज द क्वेश्चन। सो बच्चों सबसे पहले सी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने पे फोकस करते हैं। सो आई एम फोकसिंग ऑन द पॉइंट सी। सी पॉइंट का पोटेंशियल Q1 चार्ज के वजह से ये डिस्टेंस C के बराबर है, तो पोटेंशियल आएगा K Q1 बाई C। बी चार्ज के वजह से सेंटर से सी पॉइंट का डिस्टेंस सी के बराबर है, तो पोटेंशियल आएगा K Q2 बाई C। और Q3 चार्ज के वजह से सी पॉइंट का पोटेंशियल आएगा K Q3 बाई C। तो सभी जगह से K बाई C कॉमन इन द ब्रैकेट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Fourth option is getting ruled out. Fourth option is getting ruled out. That's it. That's it. अब आएंगे बी पॉइंट पे। अब बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है बच्चों,
तो हम वापस से सेम अप्रोच फॉलो करेंगे। एक चार्ज के वजह से पोटेंशियल, दूसरे चार्ज के वजह से पोटेंशियल, तीसरे चार्ज के वजह से पोटेंशियल। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन के बारे में तो सोचना नहीं है। Q1 चार्ज के लिए बी पॉइंट आउटसाइड वाला पॉइंट है, सो एट एनी पॉइंट आउटसाइड पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के Q1 बाय बी। Q2 चार्ज के लिए बी पॉइंट सरफेस वाला पॉइंट है, सो एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के Q2 by R, and that R is a B. And now comes the very important थर्ड स्फीयर के लिए B पॉइंट इनसाइड वाला पॉइंट है, एंड हेंस स्फेरिकल शेल में एट एनी पॉइंट इनसाइड पोटेंशियल इज सेम एज दैट ऑफ सरफेस। ये वाले स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल रहेगा के Q3/C, एंड एट एनी पॉइंट इनसाइड भी पोटेंशियल सेम आएगा के Q3/C। सो के कॉमन, Q1 + Q2/B, and then Q3/C, and hence this seems to be the absolutely correct matching option, and that is our final correct answer. The question belongs to electrostatics, इलेक्ट्रिक डोमेन से। दो क्वेश्चन पहले ही आ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के, तीसरा क्वेश्चन ये आया है। मीडियम कैटेगरी में क्लासिफाई करूंगा, है 3 स्फीयर, है 3-3 पॉइंट, एंड हेंस समय लेने वाली बात है ये। 30 सेकेंड्स में तो नहीं होएगा ये सवाल, गलती होने के भी चांसेस हैं। मीडियम कैटेगरी इसीलिए इसको क्लासिफाई किया है। क्या गलती हो सकती है? तो गलती यही हो सकती है कि भाई किधर ये डिस्टेंस लेने का, किधर ये डिस्टेंस लेने का, किधर ये डिस्टेंस लेने का, दैट बिकम्स अ वेरी कंफ्यूजिंग। ऑल राइट, लेट अस गो अहेड। द नेक्स्ट वन, three masses 200, 300 and a 400 kg are placed at the vertices of an equilateral triangle with a side 20 meter. They are rearranged on the vertices of the bigger triangle of the side 25 centimeter. So basically this is the 20 centimeter वाला triangle, एक मास, दूसरा मास, तीसरा मास। This is the bigger triangle, 25 सेंटीमीटर वाला ट्राइंगल, एक मास, दूसरा मास, तीसरा मास। The work done in this process is, बच्चों सवाल ग्रेविटेशन चैप्टर का है। सवाल में हमें मासेस दे रखे हैं अलग अलग जगह पे, 200 किलोग्राम, 300 किलोग्राम, 400 किलोग्राम। ये अरेंजमेंट में से हमें मासेस को ऐसे रीअरेंज करवाना है, और ये प्रोसेस में होने वाला वर्क डन कितना रहेगा ये हमें फाइंड करने का है। सो बच्चों, द वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये अरेंजमेंट में केवल मासेस का पोजीशन चेंज हो रहा है, और पोजीशन चेंज होने की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। सबसे पहले इनिशियली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाए, फाइनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाए, फाइंड द चेंज, एंड दैट इज अवर आंसर। इनिशियली पहला मास और दूसरा मास के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी -Gm1m2/r12। दूसरा मास और तीसरा मास के बीच में
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनेगा माइनस जी M2 M3 बाय R23। और पहला मास और तीसरा मास के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनेगा माइनस M1 M3 बाय R13। अब फाइनल वाले केस में रिजल्ट ऐसे ही आएंगे, बस ये फर्क रहेगा कि मासेस के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। द डिस्टेंस विल चेंज। सो दिस इज द रिजल्ट फॉर द फाइनल। अब हमें नंबर्स नंबर्स डाल करके इसमें से कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, और कैलकुलेशंस करने के बाद जो है हम डेल्टा यू पे पहुंचेंगे। सो कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा इसमें हैवी लग रहा है। ऑलराइट, लेट मी rearrange this term here and create some space minus g m1 m3 by r13। ओके, चलिए अब इधर कैलकुलेशन करते हैं। g को कॉमन ले लेता हूं मैं, माइनस 6.7 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 300 इज अ 6 इंटू 10⁻⁴ divided by 20 centimeter is a 0.2 plus 300 multiplied by 400 12 multiplied by 10⁻⁴ divided by 0.2. So if I'm not wrong, the distances are same, so let me take that 0.2 also out common। तो यहां से ये 0.2 गया, यहां से भी ये 0.2 गया, प्लस 200 multiplied by 400 is a 8 into 10⁻⁴ like this। So ये बन जाएगा माइनस 6.7 into 10⁻⁻11 divided by 0.2 multiplied by 12 और 8 20 और 6 26 into 10⁻⁴। सो ये बन जाएगा 67 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 26, 2 और 26 का कैंसलेशन होके 13। सो 67 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7। परफेक्ट, सो फार सो गुड। थोड़ा गिच पिच हो गया है जगह की कमी के कारण। ओके, लेट मी कम हियर एज वेल। इधर से तो ये पूरेगा नहीं, तो इधर से भी इसको मैं हटा के थोड़ा जगह बनाता हूं। इसको यहां पे ले लेता हूं, g m1 m3 by r13। ओके, so this will become g common 6.7 into 10⁻⁻11 divided by distances are same 25 25 25, so that is taking out to be a common in the bracket। the masses and masses सेम ही है, एंड हेंस ये नंबर तो यही आएगा, 26 इंटू 10⁻⁴ ही आएगा नंबर। ठीक है ना, बराबर। सो दिस विल बी माइनस 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 26 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 25 और ऊपर मल्टीप्लाइड बाई 100। So -11 and +4 will give us a -7। 25 और 100 का कैंसलेशन होके 4, तो ये बन जाएगा -6.7 मल्टीप्लाइड बाई 26 मल्टीप्लाई बाई 4। ओके, एंड नाउ वी नीड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मॉड लेकर के इनिशियल में से फाइनल या फाइनल में से इनिशियल को माइनस करवा दिया जाए,
तो 10⁻⁻⁷ तो सीधा सीधा कॉमन आता हुआ दिख रहा है। 10⁻⁻⁷ इज अ कॉमन। इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 6.7 को लिख दो 67, और इसको डाल दो डेसिमल में 2.6। एक ही बात है ना, 6.7 × 26 या 67 × 2.6 इज वन इन द सेम। 6.7 को लिखा 67/10 और 26/10 इज 2.6। क्या फायदा ऐसा करके? तो 67 × 10⁻⁻⁷, 67 × 10⁻⁻7 कॉमन आ जाएगा। सो ये 67 और ये 10⁻⁻7 कॉमन आ गया। इधर बच गया 13 और इधर बच गया 4 × 2.6। 4 × 2.6 इज 10.4। कर लो आप कैलकुलेशन। आ गया 10.4। सो 13 - 10.4 इज 2.6। सो ये आ गया 2.6, है ना, एकदम टफ नट कैलकुलेशन। 67 को 2.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 67 को 2.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है कि नंबर थोड़ा बड़ा आना चाहिए। पर 10⁻⁻⁷ तो बाहर है, तो 10⁻⁻⁷ तो पहले से ही बाहर है। सो अब मुझे लगता है कि कैलकुलेशन को रीचेक करना पड़ेगा। ओहो हो, 20 सेंटीमीटर नहीं है, 25 सेंटीमीटर नहीं है। दिस इज द मिस्टेक, दिस इज द मिस्टेक आई हैव डन, एंड बिकॉज ऑफ दैट मिस्टेक दिस इज नॉट 0.2। तो इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको भी मैं ऐसा कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना, जो गलती हो गया है वो ये गलती है। सो ये मल्टीप्लाइड बाय 100 मेरा पीछा लास्ट तक करेगा, और डिनोमिनेटर में 100 आएगा, डिनोमिनेटर में 100 आएगा। सो पावर में 10⁻⁻7 सभी ऑप्शन में लग रहा है। तो 100 इधर है ना, 100 इधर है डिनोमिनेटर में। 67 को 2.6 से मल्टीप्लाई करिए तो मैं एक अंदाजा लूं तो 70 2 ज़ा 65 2 ज़ा 130, और उसमें 30 और ऐड कर दे तो 160 170 के आसपास आएगा ये। 160 170 के आसपास आएगा, 170 के आसपास। डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 1.7 के आसपास नंबर जाएगा, 1.7 के आसपास नंबर जाएगा। और एग्जैक्ट अब कैलकुलेशन की आवश्यकता है नहीं, ऑप्शन देख करके हमें समझ में आ रहा है व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सो देखने में बड़ा सिंपल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का सवाल, बट जब सॉल्व करने गए देन द कैलकुलेशन इज अ रियल टफ टास्क, एंड हेंस द ग्रेविटेशन का मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन इसको मैं क्लासिफाई करूंगा। समय लेने वाला सवाल है, कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट। A spring of a force constant 15 Newton per meter is cut into the two pieces if the ratio of their length is a 1:3। एक स्प्रिंग है, लेंथ L है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसको दो टुकड़ों में बांटा, एक का लेंथ 1 पार्ट, दूसरे का लेंथ 3 पार्ट। सो 1:3 में अगर उसको डिवाइड किया है तो L को दो टुकड़ों में बांटेंगे, 1:3, टोटल 4 पार्ट। तो एक का लेंथ बनेगा L/4 और दूसरे का लेंथ बनेगा 3 टाइम्स L/4। देन इट इज अ 1:3 का रेशियो, L/4 एंड 3L/4।
देन द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्मॉलर पीस इज, ये है स्मॉलर पीस और इसका फोर्स कांस्टेंट हमें चाहिए। तो बच्चों फोर्स कांस्टेंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। पूरा स्प्रिंग, पूरा लेंथ, स्प्रिंग कांस्टेंट के 1/4 लेंथ का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना, सो सीधा टेक द रेशियो K1 डिवाइडेड बाय K is equals to L divided by L by 4. So K1 is basically a 4K. 15 multiplied by 4 is a 60, and that is our final correct answer. 60 should be our answer. So far so good everyone. सही चल रहे हैं। पर जो JEE मेंस के सेकंड सेशन में अगर आपको कुछ एक्सेप्शनल करना है तो मेरे साथ साथ आप पेपर सॉल्व करते जाएं। यू पुट पॉज ऑन योर वीडियो, सॉल्व, वेरीफाई द आंसर, गो अहेड। पॉज, सॉल्व, वेरीफाई द आंसर, गो अहेड, एंड दैट इज द स्मार्ट वे of doing all the papers quickly rather than watching all the videos in detail. Okay, and that is the reason I'm putting all efforts to create all the 10 papers, 250 questions की recording आपके लिए मैं अवेलेबल कर रहा हूं आपके TSPH डिजिटल गुरु चैनल पे। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करते रहो, मुझे बोलते रहो कि आपको अगला क्या चाहिए। I am going to give you everything what you ask for in the physics. Just let me know. बच्चों नोटिफिकेशन का बटन भी प्रेस करके रखिए। मेरी कोशिश है कि हर दूसरे दिन एक पेपर जो है मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो जल्द से जल्द आपको जो है 10 पेपर JEE मेंस के आपके TSPH डिजिटल गुरु चैनल पे मिल जाएं। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गो टू द टेलीग्राम TSPH डिजिटल गुरु। वहां पे ये पेपर के PDFs, ये क्वेश्चन पेपर, ये सब PDF के फॉर्म में फ्रीली आपको जो है मैं एक्सेस दे रहा हूं, अवेलेबल करवा रहा हूं। आप कभी भी इसको स्क्रॉल करके अपने सॉल्यूशंस, मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशंस भी जो है रेफर कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए स्टे ट्यून्ड विथ अस, गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट वन। The cylindrical block of the mass m and the area of cross section A is floating in a liquid of a density rho with its axis vertical. When depressed a little and released, the block starts oscillation. बच्चों, this is a very typical question from the oscillation chapter. ऐसा अरेंजमेंट है, एक ब्लॉक है जो कुछ लेंथ पानी में डूबा हुआ है, उसको L अगर सिंबल दें तो ये ब्लॉक के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/G। अरे सर ये तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। अरे बच्चों, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड और ये वाले सिस्टम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम होता है। हमको तो सर पता ही नहीं था। कमेंट में लिखिए अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे बना। जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द डिटेल्ड डेरिवेशन हाउ द टाइम पीरियड का फॉर्मूला कम्स आउट टू बी लाइक दिस। स्टूडेंट्स, L is the length of the block inside the liquid. सवाल में हमें मास दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखा है। सो L निकालने के लिए हम नीचे वाले फोर्स को ऊपर वाले फोर्स के साथ बैलेंस करेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो दोनों बैलेंस होंगे। फिर जब भी ब्लॉक को थोड़ा सा नीचे डिप्रेस पुश करेंगे तो बॉयंट फोर्स बढ़ जाएगा,
जिसके कारण एक रीस्टोरिंग फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण ब्लॉक जो है वो ऑसिलेशन परफॉर्म करना शुरू करेगा। सो इन द इक्विलिब्रियम द बॉयंट फोर्स इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। बॉयंट फोर्स होता है रो वी जी is equals to mg as it is. The g and the g is getting cancelled. The density of the liquid is a rho. V is the volume of the fluid displaced. जितना ब्लॉक का वॉल्यूम पानी के अंदर रहेगा उतने वॉल्यूम का फ्लूइड डिस्प्लेस होएगा. So volume of the fluid displaced is the base area multiplied by the length of the block which is inside the liquid. So this is A multiplied by L is equals to M. तो L यहां से मिल गया M अपॉन रो ए. L यहां से मिल गया M upon rho A G will be as it is. So M divided by rho A G, and that is our final correct answer. M divided by rho A G is our final answer. All right, going ahead with the next one. Unpolarized light is incident at an interface of the two dielectric media having the refractive indices of 2 and 2 root 3 respectively. To satisfy the condition that the reflected and the refracted ray are perpendicular to each other, the angle of incidence is, बच्चों एक ऐसा स्लैब है, ये वाले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, ये वाले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 है. यहां से लाइट आ रहा है और यहां पे लाइट आने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और लाइट रिफ्रैक्ट भी हो रहा है, और ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड. इसी को कहते हैं ब्रूस्टर्स कंडीशन, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं ब्रूस्टर्स एंगल. और ब्रूस्टर्स एंगल का फॉर्मूला होता है tan I इज इक्वल्स टू μ/1, और हमें वो ब्रूस्टर्स एंगल ऑफ इंसिडेंस ही फाइंड करना है, which is nothing but μ2 by μ1, which is a 2√3 divided by 2, which is nothing but a √3, and the angle is a 60 degree. The angle is a 60 degree. इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, इतने सारे सवाल पहुंचने के बाद फाइनली हमें एक सवाल सुपर इजी कैटेगरी का मिला है फ्रॉम द रे ऑप्टिक्स. फ्रॉम द रे ऑप्टिक्स सीधा सीधा ब्रूस्टर्स लॉ लगा देना है और ब्रूस्टर्स एंगल आपको मिल जाएगा. दैट इज अवर फाइनल करेक्ट आंसर बच्चों. लेट्स गो ऑन. The electrostatic potential in a charged spherical region of the radius varies as some equation where A and B are constants. The total charge in the sphere of the unit radius is something. Tell me the value of alpha. Electrostatics का काफी मजेदार सवाल आपके सामने आया है. पोटेंशियल दिया है, चार्ज निकालना है. अब अप्रोच समझिए बच्चों. अगर अप्रोच 30 सेकेंड्स में 60 सेकेंड्स में बिल्ड हो गया तो ये सवाल में आगे बढ़ने का, अदरवाइज लीव एंड नेक्स्ट. बच्चों पोटेंशियल दिया है, वहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे पहुंच सकता हूं. कैसे? तो आंसर है डेरिवेटिव करके. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे पहुंचने के बाद में मैं चार्ज पे पहुंच सकता हूं. कैसे? तो आंसर है गॉस थियरम अप्लाई करके.
और ये चार्ज ही तो मेरे को फाइंड करने को कहा गया है। सो दैट इज द अप्रोच। वी से ई निकालो, ई से क्यू निकालो, खत्म। ऐसा क्लिक हो गया तो सवाल में आगे बढ़ने का, नहीं तो सोचते बैठने का नहीं। अगर कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है, सवाल पढ़ के कुछ चमक ही नहीं रहा है, जेडबलई में हर एक सेकंड, हर एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ईगो सॉल्विंग ना करें। लीव नेक्स्ट, लीव नेक्स्ट, मैक्सिमाइज योर स्कोर एंड डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो बच्चों, साथ साथ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी भी समझाता जा रहा हूं। उसको आप अच्छे से नोट करते जाएं, स्टडी टेबल पे चिपका करके रखें, ये ध्यान में रखें एग्जाम के दिन। सो लेट मी डिफरेंशिएट with respect to R to get the electric field intensity. So this is a d by dr of AR cube plus B. So that is nothing but E is equals to, A is a constant, derivative of R cube is a 3R square, plus B is a constant, and the derivative of a constant is 0. So electric field intensity is a 3AR square. And now we apply the Gauss theorem. So we get the closed integral of E is available, चार्ज्ड स्फीयर का एरिया हमको पता रहता है, सो क्यू इन हमें चाहिए, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ 3AR स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्फीयर इज अ 4πr स्क्वायर। रेडियस ले लिया है तो स्फीयर के अंदर सारा का सारा चार्ज ये क्यू इन में हमें मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट को इधर शिफ्ट कर सकते हैं। सो 4 × 12 पाई ए एप्सिलॉन नॉट r raised to 4, that is equals to q in, that is equals to q in। यूनिट रेडियस म्हणजे रेडियस की जगह पर यू सब्स्टिट्यूट 1 यूनिट रेडियस। सो 12πA epsilon naught, 12πA epsilon naught, and the 12 is the final correct answer। नेगेटिव साइन, यहीं से नेगेटिव साइन आगे बढ़ाते थे तो फाइनली आंसर में भी नेगेटिव साइन आता था, तो नेगेटिव तो आने ही वाला था, सारे ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है। And hence the -12 is our final correct answer। The question belongs to electrostats। इलेक्ट्रिक डोमेन से 4 सवाल अभी तक आ चुके हैं, 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी के और 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। बच्चों ये पेपर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी हैवी पेपर है, 25 में से 4 क्वेश्चन अभी तक। और इसको मैं बच्चों डिफिकल्ट कैटेगरी में क्लासिफाई करूंगा, बिकॉज ई से सॉरी वी से ई पे पहुंचो, ई से गॉस थियरम लगाओ, ये चमकना चैलेंजिंग है। इस तरह के सवाल की मल्टीपल प्रैक्टिस अगर रहेगी तो ही ये फटफट आपको क्लिक होएगा, तो उस केस में आपके लिए ये सवाल इजी कैटेगरी वाला बन जाएगा। तो ध्यान में रखें, इस तरह के सवाल में अच्छे से नोट करके लिख के रखें। वी दिया है, थिंक अबाउट ई दिया है, थिंक अबाउट गॉस थियरम, and then you reach to the final answer। Moving on to the next one, the density of water at a 4 degrees Celsius and a 20 degrees Celsius are given to us। The increase in the internal energy of water when it is heated from 4 degree to 20 degree is the specific heat capacity of water, and the 1 atmospheric pressure का value is given to us। So हमें बच्चों डेल्टा यू निकालने को सवाल में कहा गया है। So मेरे दिमाग में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स आता है, Q is equals to डेल्टा U plus W। So the delta U is equals to Q minus W। अब Q हीट सप्लाइड अगर आपको निकालना है, Q अगर आपको चाहिए तो हमें
चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है. So I go ahead with the mc delta theta. The mass is a 4, the specific heat is a 4.2, and the change in temperature 4 से 20 मतलब 16 डिग्री सेल्सियस is a change in temperature. So 16.8 multiplied by 16, that is the heat supplied. 16.8 मल्टीप्लाइड बाई 16. जरा करिए बच्चों मल्टीप्लाई ये वाला. जरा ये बैटरी थोड़े ओवरचार्ज्ड हो गए हैं, इसको मैं स्विच ऑफ कर देता हूं. ऑलराइट, 16.8 मल्टीप्लाइड बाई 16. हाउ मच? 16.8 मल्टीप्लाइड बाई 16, जरा देख लो कितना आ रहा है. हाउ मच? 268.8 जूल. 268.8 जूल. ओके, ऑल राइट. 268.8 और ऑप्शंस में 268, 258, 315, 234 ऐसे नंबर तो मुझे देखने को मिल रहे हैं. और नंबर जो है वो हमें बड़े चाहिए थोड़े. All right. I can see the error, I think, in the typing. So the specific heat capacity of the water, what I remember, is a 4200 joule per kg. So मुझे लगता है ये K extra type हो गया है. Now that makes sense. 4.2 joule per gram, which absolutely makes sense. So ये हो जाएगा 4200, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1000 का फैक्टर यहां पर आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है 268,800 ऐसा आंसर आएगा. 268,800, 268. हाँ, तो ये तो ऑप्शन गया, क्योंकि हमारा आंसर Q माइनस डब्ल्यू डेल्टा यू आने वाला है, तो इस नंबर से बड़ा नंबर तो हो नहीं सकता. तीन ऑप्शंस जो है वे अपने बच जाते हैं. नाउ वी कैलकुलेट द वर्क डन, how the work will be done. So answer, there is the change in the density, and hence there is a change in the volume, and that everything is happening at a atmospheric pressure. So the work done is a P delta V. The pressure is a 10 raised to 5 multiplied by initial density is a mass upon volume. So the volume is equals to mass divided by density is 1000. So this is a 0.004. The final volume is nothing but mass upon density, 4 divided by 998. 4 divided by 998. But what I can sense is 4 divided by 998 इस नंबर के बहुत क्लोज आएगा. ये नंबर के बहुत क्लोज. सो द चेंज इन वॉल्यूम जो आएगा वो नंबर बहुत छोटा रहेगा. भले उसको 10 रेज टू 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मुझे लगता है बहुत छोटा नंबर को 10 रेज टू 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई खास बड़ा नंबर आएगा नहीं. दैट नंबर विल बी वेरी वेरी स्मॉल, एंड हेंस क्यू में से बहुत छोटा वर्क सब्ट्रैक्ट होने वाला है. तो हमारे ये वाले नंबर में से बहुत छोटा सा नंबर सब्ट्रैक्ट होने वाला है, एंड हेंस वी विल बी क्लोज टू 268,800 से थोड़ा सा छोटा, 268,799.2.
आप अभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके इसको चेक कर सकते हैं, बट मेरा अंदाजा जो है सही डायरेक्शन में है, यही आंसर आएगा, एग्जैक्ट निकाल लो। द क्वेश्चन बिलोंग्स टू द हीट मॉड्यूल and classifying it as a medium category questions because we need to think about a lot of information. We need to think, थोड़ी ठंड लग रही है मुझे, हाँ, we need to think about the density, the volume, the work done, the first law of thermodynamics, and hence going ahead with a medium tag. Okay, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द ब्रास वायर of a length 2 meter and the radius 1 mm at a 27 degrees Celsius is held taut between two rigid supports. Initially, it was cooled to the temperature minus 43 degrees Celsius, creating a tension T. The temperature to which wire has to be cooled in order to increase the tension 1.4 T. See, I'm very surprised with one pattern about this JEE paper. स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन बैक टू बैक करंट इलेक्ट्रिसिटी, बीच में भी आए दो क्वेश्चन बैक टू बैक ऑप्टिक्स। अब यहां पर भी हमें देखने मिल रहे हैं बैक टू बैक दो क्वेश्चन हीट मॉड्यूल से, राइट? सो स्टूडेंट्स फाइंड इट लाइक वेरी इजी टू कनेक्ट विद द कॉन्सेप्ट हीट, बैक टू बैक क्वेश्चन हीट, तो थोड़ा स्पीड जो है बढ़ जाता है। सो पहली बार इस तरह का मैं कुछ देख रहा हूं, सिमिलर सिमिलर चैप्टर के क्वेश्चंस बैक टू बैक पाए जा रहे हैं। ओके, सो बेसिकली द टेंशन इन द वायर, द टेंशन इन द वायर का फॉर्मूला होता है y अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाइड बाय एरिया। Young's modulus will remain same. Alpha coefficient of linear expansion will remain same. Cross-sectional area, assuming it remains the same. So it is a tension and the temperature which is changing. And hence, if I take the ratio T2 divided by T1 is equals to delta theta 2 divided by delta theta 1. So T2 is given to us as a 1.4 T divided by T इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा 2 हमें फाइंड करना है डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा 1 इज, पहले था 27 पे, वहां से लेके गए -43 पे, तो हमारा चेंज इन टेम्परेचर है 27 माइनस ऑफ -43. सो दिस इज नथिंग बट 27 प्लस 43 is a 70. So this is a 1.4 multiplied by 70, and this delta theta 2 is nothing but a 27 minus what will be the new low temperature, that is what we are supposed to find. So 1.4 multiplied by 70 is a 14 multiplied by 7. This is equals to 27 minus theta 2. So theta 2 बन जाएगा 27 minus 14 sevens are 98, and hence the theta 2 will be 9. 98 minus 27, 98 minus 27 आंसर में नेगेटिव आएगा, माइनस 71 degrees Celsius, minus 71 degrees Celsius, and that is our final correct answer. -71 is our answer. ये रहा यहाँ पे ऑप्शन में. Okay. The back to back the questions are from the heat module. This I am categorizing as a easy category question, a one formula ratio, and the straightforward to reach to the answer. Super easy क्यों नहीं sir? अरे बिल्कुल बिल्कुल, that is a super easy question. Measurement, the bonus chapter, bonus question, सभी बच्चों को आना चाहिए ये सवाल. लिस्ट 1 में फिजिकल क्वांटिटी दिया है और लिस्ट 2 में हमें उनके डायमेंशन मैच करने हैं. सबसे पहला है मैग्नेटिक
इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, सेल्फ इंडक्टेंस। तो बच्चों मैग्नेटिक इंडक्शन, बी इज अ मैग्नेटिक इंडक्शन। सो मेरे दिमाग में आता है F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी फॉर्मूला। अब कोई भी फॉर्मूला से मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशन निकाल सकते हैं। सो F डिवाइडेड बाय क्यू वी इज अ बी। F इज अ फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन होता है M1 L1 T-2। Q इज अ चार्ज, और चार्ज का डायमेंशन होता है T1 and A1। A is a current by the way, and V is the velocity, और velocity का डायमेंशन होता है L1 और T-1। So basically now M as it is रहेगा 1, L का पावर 0 बन जाएगा, T का पावर डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, न्यूमरेटर में जो है वो एज इट इज रहेगा, और A न्यूमरेटर में जा करके -1 बन जाएगा। सो बेसिकली M1 L0 T-2 A-1, इसका मैच हो गया 3। The next one is a magnetic flux. The next one is a magnetic flux. So basically ये दोनों ऑप्शन ए वाले के वजह से रूल्ड आउट हो चुके हैं। अब मुझे लगता है कि मैं सी या डी में से सीधा चेक कर लूं तो मेरी बात बन जाएगी, बी को चेक करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ इंडक्टेंस बच्चों, ई इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। L is a self inductance, and that is nothing but E dt by di. That is nothing but L. E is the EMF, और EMF का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय dt divided by current is nothing but the rate of flow of charge. सो बेसिकली न्यूमरेटर में वर्क डन बचेगा, और वर्क डन होता है M1 L2 T-2। फिर न्यूमरेटर में dt मल्टीप्लाइड बाई dt होएगा, सो dt का स्क्वायर, सो T⁻²। और डिनोमिनेटर में 2 बार चार्ज रहेंगे, तो चार्ज इज नथिंग बट करंट इनटू टाइम, और 2 बार चार्ज है इसीलिए T⁻², A⁻² आएगा। सो बेसिकली ये T⁻² और ये T⁻² गया, सो दिस इज नथिंग बट M⁻1 L⁻², T⁻², A⁻²। सो 1 2 -2 -2, 1 1 2 -2 -2, तो इसका मैच 2 है, डी का मैच 2 है, एंड हेंस द फर्स्ट ऑप्शन is our final correct answer. A measurement mechanics 1, categorizing as a easy not a medium, थोड़ा सा समय लेगा, बस इतना ही है, इसमें खास कुछ है नहीं सवाल में, समय दे के शांति से सॉल्व करना है बस। Okay, going good so far. Yes, absolutely, sir. Very much. Next. A boy throws a ball into the air at a 45 degree from the horizontal to land it on a roof of a building of a height h. If the ball attains the maximum height in a 2 second and lands on the building in a 3 second. Okay. तो यहां से बॉल को लॉन्च किया गया है 45 डिग्री एंगल पे, यहां पे एक बिल्डिंग है, यहां से बॉल ऐसे जाएगा, मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, और ऐसे बिल्डिंग पे लैंड करेगा। मैक्सिमम हाइट 2 सेकंड पे अचीव हो रही है, और लैंडिंग ऑन द बिल्डिंग 3 सेकंड पे हो रहा है।
ऑल राइट, बराबर. देन the height of the building is what we are supposed to find. This is what we want, h. So basically ये 2 सेकंड पे बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है. So that is nothing but the time of ascent, and the time of ascent is a u sine theta by g. The time of ascent is given to us as a 2 second. So 2 multiplied by g is a 10, 20. तो यहां से हमें u sin थीटा का वैल्यू मिल जाएगा. उसके बाद में ये u sin थीटा का वैल्यू मिल जाएगा. उसके बाद में ये है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. ये है मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. और मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, जिसमें u साइन थीटा की जगह पर 20 सब्सटीट्यूट करेंगे, स्क्वायर रहेगा और डिवाइडेड बाय 2g आएगा. सो दैट बिकम्स अ 400 डिवाइडेड बाय 20. सो द आंसर विल बी अ 20. और एक बार एच मैक्स मिल गया, हमें थीटा दिया हुआ है. सो दोबारा से मैं एच मैक्स के फॉर्मूला में जाऊंगा और यहां से यू निकाल लूंगा. यू एच मैक्स इज 20. यू निकालना है मेरे को. साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय जी इज अ 10. So this is a 20 multiplied by 20 is equals to u square, and a sine 45 is a 1 upon root 2. Square करने पे half. 20 multiplied by 20 is a 400 multiplied by 2 is a u square, and taking a square root u will be a 20 root 2 meter per second. और एक बार u आ जाने के बाद, टावर का हाइट अगर हमें निकालना है, टाइम हमारे पास अवेलेबल है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन अवेलेबल है, u का रिजोल्यूशन करके u सफिक्स y भी मिल जाएगा. सो लेट मी अप्लाई द सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन. sy is equals to uyt plus half ayt square. So sy is a h, uy is a u sine 45 multiplied by time is a 3 minus half multiplied by g is a 10 multiplied by time 3 का square. So this will become 20 root 2 multiplied by sine 45 is a 1 upon root 2 multiplied by 3 minus half multiplied by 10 multiplied by 3 का square is a 9. So ये कट जाएगा. 20 multiplied by 3 is a 60 minus 9 multiplied by 5 is a 45, and a 60 minus 45 will be a 15 seconds. So बच्चों डेटा को देख के अप्रोच बिल्ड होना जरूरी है कि पहले असेंट निकालो, फिर एच मैक्स निकाल लो, वहां से यू निकाल लो, और फिर काइनेमेटिकल लगा करके जो है आप हाइट ऑफ द बिल्डिंग तक पहुंच सकते हैं. सो अप्रोच बिल्डिंग इज लाइक वेरी वेरी एसेंशियल. सवाल में जो डेटा दिया है उससे फाइनल आंसर तक का पहले अप्रोच बिल्ड कर लेना है. 30 सेकेंड्स में 60 सेकेंड्स में अप्रोच बिल्ड हो जाता है. देन यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. All right, let's take a 2 minutes break. Everyone have some water. Okay, staying hydrated is also very very important. पानी पीते रहें, गर्मियों की सीजन चल रही है, हर 1-1.5 घंटे पे थोड़ा थोड़ा अपने बॉडी को हाइड्रेट करते रहें, ब्रेन अच्छे से काम करेगा. ओके चलिए, लेट्स कम बैक.
The next one is all about the AC circuit. For the series LCR circuit with a voltage 220 volt 50 hertz as shown in the figure, the power factor is, बच्चों cos phi is a power factor and power factor का फॉर्मूला होता है R by Z और Z का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर. So R is given to us as a 60 divided by under root of R का square is a 60 का square प्लस XL माइनस XC करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 80 का स्क्वायर. So this is a 60 3600 plus 6400 का square root is 100 and hence a 6 divided by 10 6 divided by 10. So alpha का value is a 6. The question belongs to the magnet domain, the AC circuit और यही तो है सुपर से भी ऊपर. easy question. Statement based theoretical question. All elements greater the mass of the nuclei, greater is the binding energy per nucleon. बिल्कुल गलत. बाइंडिंग एनर्जी कर्व याद करिए. पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ता है, मैक्सिमम होता है और फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम 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 होता जाता है. तो सवाल में पहला स्टेटमेंट कह रहा है greater the mass, greater the binding energy per nucleon. No. First statement is incorrect. First statement is incorrect. First statement is incorrect. Fake नहीं होगा, false होगा. Okay, statement 2. For all elements, nuclei with a less binding energy per nucleon transform to the nuclei with a greater binding energy per nucleon. Yes, छोटे छोटे nuclei is having the less binding energy per nucleon. They can fuse and makes a bigger nuclei so that their binding energy per nucleon increases and hence the stability increases. So the second statement is incorrect. The first statement is not correct and hence अपना फाइनल करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है. सुपर इजी फ्रॉम द मॉडर्न फिजिक्स. स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई का सवाल. Two electrons are moving in the orbit with a hydrogen-like atom with a speed given to us in the question. If the radii of this orbit are nearly same, then the possible order of the energy states are. So बच्चों वेलोसिटी के बारे में जानकारी दी है जिसका फॉर्मूला होता है E square Z by 2h epsilon naught. Velocities are given to us. एनर्जी स्टेट मतलब ऑर्बिट्स अपने को निकालना है. सो इफ आई टेक द रेशियो v1 डिवाइडेड बाय v2 इज इक्वल्स टू n2 डिवाइडेड बाय n1. द वेलोसिटी इज 3 into 10 raised to 5 divided by 2.5 into 10 raised to 5 is equals to n2 by n1. So 30 divided by 25 is a n2 by n1 and this will be a 6 divided by 5. तो दूसरा वाला ऑर्बिट होगा 6, पहला वाला ऑर्बिट होगा 5. 6 और 5 इसका सही जवाब है. बैक टू बैक मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई के क्वेश्चन. सी द स्पेशलिटी ऑफ द पेपर. एक चैप्टर से दो दो सवाल, एक चैप्टर से दो दो सवाल, एक चैप्टर से दो दो सवाल, वो भी बैक टू बैक. स्टार्टिंग से ये
तीसरी चौथी पैर अपनी बन गई है इस तरह के सवाल की, एंड दिस इज क्लासिफाइड एज अ सुपर इजी कैटेगरी क्वेश्चन. ओके, सुपर इजी. Three charges plus 2q plus 3q and a minus 4q are situated at some locations in the xy plane. Then the resultant dipole moment about origin is. So basically, let me plot the charges. This is the origin. इसके about dipole moment निकालना है. पहला चार्ज y एक्सिस पे, नेगेटिव y एक्सिस पे सिचुएटेड है. सो दिस इज अ 0, -3a एंड द चार्ज इज अ 2q. दूसरा वाला x एक्सिस पे सिचुएटेड है. दिस इज अ 2a, 0 एंड द चार्ज इज अ 3q. और तीसरा वाला नेगेटिव x एक्सिस पे सिचुएटेड है, -2a, 0 and the charge is a -4q. So individual अलग अलग charges है, तो individual के origin से dipole moment ऐसे ड्रॉ किए जाएंगे. individual charges के origin से dipole moment ऐसे position vector ड्रॉ करके ड्रॉ किए जाएंगे. और हमें नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है. सो नेट डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे? तो आंसर है एक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय उसका पोजीशन वेक्टर प्लस दूसरा चार्ज पोजीशन वेक्टर प्लस तीसरा चार्ज उसका पोजीशन वेक्टर. ऐसे इंडिविजुअल चार्जेस के डाइपोल मोमेंट जो है अपन निकाल सकते हैं. सम इश्यू विद द फोकस, लेट मी जस्ट एडजस्ट द फोकस. ओके. Am I looking good? Okay, I'm looking fine. Okay, now it's not blur. Okay, so this charge is a 3q multiplied by this position vector is a 2ai cap. This charge is a -4q and this position vector is a -2ai cap. Okay, plus. This charge is a 2q and this position vector is a -3a j cap नीचे की तरफ. And this turns out to be 6aq I cap minus and the minus plus 8aq I cap minus 6aq j cap. All right, so this is becoming 14aq I cap minus 6aq j cap. And from the options, take out 2qa common. In the bracket, 7i cap minus 3j cap. 7i minus 3j, and that is our final correct answer. बच्चों ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी से एमसीक्यू सॉल्व हो गए, बहुत फास्ट हम न्यूमेरिकल पे पहुंच गए हैं. पिछला वाला चैप्टर वाज वेरी पिछला वाला पेपर वाज लाइक वेरी लेंथी एंड हेंस आई एम गेटिंग अ वेरी गुड फीलिंग while solving this paper. It's not that lengthy as compared to the 24 Gen second shift. Okay, let's check out the numericals. A gas of a certain mass filled in the closed cylinder at a pressure of 3.23 kilopascal has a temperature 50 degrees Celsius. The gas is now heated to double its temperature. Then the modified pressure is closed cylinder. म्हणजे volume is a constant. So when the volume is a constant, pressure is directly proportional to the temperature. So naya pressure divided by purana pressure is a naya temperature divided by purana temperature. हमें modified pressure P2 pi j, P1 है 3.23 kilo is a 10 raised to 3 is equals to हमें ओरिजिनल टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस
को केल्विन में कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो दिस विल बी अ 3, 7 5 12 और ये 323। और टेम्परेचर डबल मतलब 50 डिग्री का डबल 100 डिग्री प्लस 273 is a 373. So this is a 373. All right. The numbers are very much multiples of each other. Shift this here. It is a 3. Okay. ऐसा कैसा मल्टीप्लाई करो 3 2 3 0 इसके साथ कैंसिलेशन होके 10 and 373 into 10 is a 3730. 3730 Pascal should be our final correct answer. Super easy. Once again the question is from the heat module. तीसरा सवाल हीट मॉड्यूल में से, 4 सवाल इलेक्ट्रिक डोमेन में से। ये चैप्टर नहीं पेपर में आ चुके हैं। Okay, some issue with the focus. हाँ, 64 raindrops of the radii 1 mm each falling down with a terminal velocity of 10 centimeter per second coalesce म्हणजे combine to form a bigger drop. Then the terminal velocity of the bigger drop is, बच्चों terminal velocity inversely proportional to radius होता है। और जब इस 64 ड्रॉप्स कंबाइन होकर के एक सिंगल ड्रॉप बनाएंगे तो वो वाले प्रोसेस में बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो 64 ड्रॉप का मिला करके वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम। सो बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम इज अ 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 64। एक छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम इज अ 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। सो 4/3 पाई गया। सो बड़े ड्रॉप का रेडियस इज अ 64 टाइम्स पुराने ड्रॉप का रेडियस। छोटे छोटे ड्रॉप्स का रेडियस 1 mm के बराबर है। टेकिंग अ क्यूब रूट, तो बड़े ड्रॉप का रेडियस 64 का क्यूब रूट इज अ 4 मल्टीप्लाइड बाय छोटे ड्रॉप का रेडियस इज अ 1 mm। सो बड़े ड्रॉप का रेडियस आएगा 4 mm। एंड नाउ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप upon the terminal velocity of the smaller drop is equals to radius of the smaller drop upon radius of the bigger drop. The smaller drop का radius is a 1 mm, bigger drop का radius is a 4 mm. So हमें velocity of the bigger drop मिल जाएगा terminal velocity of the smaller drop divided by 4 करके। So 10 ओके मैंने कुछ इसी में गलती कर दिया है, मेरे को याद करने दो फॉर्मूला। 2/9 GR², ओ सॉरी, रो माइनस सिग्मा बाय ईटा, सॉरी माय मिस्टेक। तो मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर कौन से फॉर्मूला से लगा दिया। ओके, सो दिस इज नॉट राइट। 2/9 GR² बाय ईटा इन द ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा इट इज। स्टार्टिंग में ही कुछ तो मैंने सोच लिया गलत वाला एंड वहां से सब गड़बड़ हो गई। टर्मिनल वेलोसिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R²। सो ओके ऑलराइट, this everything is not right, let me recalculate. So the terminal velocity of the bigger upon smaller drop is the radius of the bigger drop upon radius of the smaller drop, the whole square. And we have got the radius 4 mm divided by 1 mm, the whole square करने पे we get 16 as our final correct answer। 16 यही फाइंड करना है ना। अच्छा, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप चाहिए। माई वेट, रेशियो मिला है, रेशियो वी बिग अपॉन वी स्मॉल मिला है, हमें वी बिग चाहिए। सो कितना गलती करेंगे सर एक ही सवाल में। 16 मल्टीप्लाइड बाई वी स्मॉल इज अवर आंसर
and hence a 16 multiplied by V small is a 10. 160 is our answer. This is final. This is final. The question belongs to sorry, a fluid mechanics, and it is actually the easy category question. घाई घाई में कैलकुलेशन वाली मिस्टेक होनी नहीं चाहिए. सो शांत, थोड़ा धीरे, आराम से सॉल्व करिए. ओके, घाई ना करें. एंड सही जवाब आना बहुत जरूरी है. द एक्यूरेसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the JEE main score. Okay. A short bar magnet placed with its axis 30 degree with an external magnetic field of a 800 Gauss experiences a torque of 0.016 Newton meter. टॉर्क देख के सीधा आपके खोपड़े में टॉर्क का इक्वेशन आना चाहिए. टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट is a mb sin theta. 0.016 is equals to m b is a 800. गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट कर दिया 10⁻⁻⁴ का फैक्टर लगा करके, और 30 डिग्री एंगल बन रहा था. साइन 30 इज अ हाफ, तो ये बनेगा 16 इंटू 10⁻³ इज अ m into 8 into 10⁻² into sine 30 is a half. So this becomes 2 और 8 गया 4, 4 और 16 गया 4, 10⁻² और 10⁻³ गया, -1 बचेगा. So 4 into 10⁻⁻1, 0.4 is the m का वैल्यू. Work done in moving it from most stable to most unstable position is. बच्चों, most stable position में थीटा 0 होता है, और मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन में थीटा 180 होता है. और वर्क डन का फॉर्मूला होता है एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, जिसमें m है 0.4, b है 800 इंटू 10⁻⁻⁴, थीटा 1 है 0 और थीटा 2 है 180. So this is becoming 320 into 10⁻⁻⁴. Cos 0 is 1. Minus of cos 180 is a -1. Minus minus plus 1 plus 1 is a 2. So this is a 640 into 10⁻⁻⁴. And this is a 64 into 10⁻⁻3. Alpha का value has to be 64. The question belongs to the magnet domain, and इसको मैं इजी कैटेगरी में बिल्कुल क्लासिफाई करूंगा. टॉर्क का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, वर्क डन का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है. तो सर इजी क्यों, सुपर इजी क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुपर इजी. कैलकुलेशंस भी कोई चैलेंजिंग है नहीं. दिस इज अ सुपर इजी क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर, एंड दिस इज द अगला सवाल इन फ्रंट ऑफ आवर स्क्रीन. In the given figure, the block A, B, and a C weighing 4 kg, 6 kg, and 8 kg respectively, the coefficient of a sliding friction between any two surface is a 0.5. यहां पर भी 0.5, यहां पर भी 0.5, यहां पर भी 0.5. The force F required to slide the block with a constant speed, zero acceleration is. All right, so हमें सी ब्लॉक को कांस्टेंट स्पीड से लेके जाना है. तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए बिगर कुछ आपके दिमाग में आना चाहिए नहीं. सो एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, mg नीचे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, और सी ब्लॉक लेफ्ट में जाने की कोशिश करेगा. तो ग्राउंड के वजह से फ्रिक्शन इधर आएगा.
और ऊपर वाले ब्लॉक के वजह से फ्रिक्शन इधर आएगा, और बी ब्लॉक के वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन भी नीचे आएगा। सो दिस इज अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ सी ब्लॉक। बच्चों, ये ग्राउंड के वजह से आने वाला नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए मैं ऐसा एक शॉर्टकट लगा सकता हूं कि आई फिक्स ए प्लस बी प्लस सी टूगेदर एज अ सिस्टम। ओके, टूगेदर एज अ सिस्टम। तो तीनों का मिला करके मास 4 + 6 10 + 8 18 किलो है। तो 18 G नीचे लगेगा। तो ग्राउंड 18 G के करस्पॉन्डिंग नॉर्मल रिएक्शन ऊपर अपने को देगा। सो ये आ गया 18 G। सो ये वाला फ्रिक्शन बन गया म्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस नॉर्मल रिएक्शन एन। ठीक है। अब उसी तरह से बी ब्लॉक पे जितना नॉर्मल रिएक्शन आएगा, उतना ही बी ब्लॉक सी ब्लॉक पे भी वो फोर्स लगाएगा। तो बी ब्लॉक पे अगर नॉर्मल रिएक्शन चाहिए तो आप ए और बी को फिक्स करें। ए और बी का मिलाकर के मास 10 किलो है, तो 10 G नीचे उसको बैलेंस करेगा ऊपर वाला नॉर्मल बी ब्लॉक पे। तो सी ब्लॉक पे उतना ही नॉर्मल आएगा। सो ये वाला नॉर्मल 10 G के बराबर रहेगा। सो ये हो गया फ्रिक्शन म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन डैश। मुझे लगता है कि बहुत सारे वेरिएबल्स रहने ही वाले हैं। सो हमें बी ब्लॉक का फ्री बॉडी बनाना ही पड़ेगा। सो आई गो अहेड विद अ बी ब्लॉक का फ्री बॉडी। बाय द वे, सी ब्लॉक को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है, तो एक्सीलरेशन नहीं आएगा। अभी बी ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन एन डैश ऊपर के तरफ, दूसरा नॉर्मल ए ब्लॉक के वजह से बी ब्लॉक पे नीचे के तरफ एन डबल डैश। एक बी ब्लॉक का वेट रहेगा, बी ब्लॉक का वेट। ओके, सी ब्लॉक पे रस्सी भी तो है, सी ब्लॉक पे टेंशन भी तो आएगा। ओके, आएगा ना, क्यों नहीं आएगा। बी ब्लॉक पे टेंशन और बी ब्लॉक, सी ब्लॉक अगर लेफ्ट में जाने की कोशिश करेगा तो बी ब्लॉक रस्सी से कनेक्टेड होने के कारण बी ब्लॉक राइट में जाने की कोशिश करेगा। तो बी ब्लॉक पे सी ब्लॉक की वजह से फ्रिक्शन इधर आएगा, और बी ब्लॉक पे ए ब्लॉक की वजह से फ्रिक्शन इधर आएगा। हाउ मच विल बी दिस फ्रिक्शन? म्यू मल्टीप्लाई बाय एन डैश, और ए ब्लॉक के वजह से फ्रिक्शन म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन डबल डैश। एंड हाउ मच विल बी एन डबल डैश? सो उसके लिए ए ब्लॉक को फिक्स करो। ए ब्लॉक को फिक्स करेंगे तो एम जी 4G नीचे, तो नॉर्मल 4G के बराबर ऊपर, तो बी ब्लॉक पे भी उतना ही नॉर्मल नीचे 4G, लाइक दिस। और अभी मैं अगर ए ब्लॉक को फिक्स करता हूं, तो ए और बी के बीच में फ्रिक्शन होने के वजह से बी ब्लॉक पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, तो ए ब्लॉक सॉरी, ए ब्लॉक पे भी फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, और उसके कारण ए ब्लॉक का एक्सीलरेट होना तय है। बट सी ब्लॉक और बी ब्लॉक रस्सी से कनेक्टेड होने के कारण सी ब्लॉक अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो बी ब्लॉक को कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जाना पड़ेगा। बी ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ए ब्लॉक एक्सीलरेट होएगा ही होएगा, बिकॉज देर इज अ अनबैलेंस्ड फोर्स, एंड हैंस ए और बी को टूगेदर एज अ सिस्टम लेकर के सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ए और बी का एक्सीलरेशन अलग अलग है। सो ए और बी को एज अ सिस्टम लेकर के सॉल्व करेंगे तो उससे जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द इनकरेक्ट आंसर।
और मेजोरिटी बच्चे ये गलती जो है जेडब्ल्यू के पेपर में करके आए हैं, ए और बी टूगेदर एज अ सिस्टम लेकर के सॉल्व किए हैं. नाउ लेट मी कैलकुलेट f. f. So how much will be the f? So the f will be a tension plus mu n plus mu n dash. तो टेंशन निकालने के लिए आई गो टू द बी ब्लॉक. बी ब्लॉक इज ऑल्सो मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, सो द फोर्सेस आर बैलेंस्ड. एक्सिलरेशन इज जीरो. if the acceleration is zero, the velocity will be constant. So the tension is equals to mu n dash plus mu n double dash. The mu between any surface is a 0.5 multiplied by n dash is a 10g. 10g plus mu is a 0.5 multiplied by n double dash is a 4g. 4g. So this is 100 into 0.5, 50, plus this is a 40 into 0.5, 20. So total आ गया 70. The tension is a 70 plus mu is a 0.5 multiplied by n. Normal reaction is a 18g. 18 multiplied by g is a 10 plus mu is a 0.5 multiplied by n dash is a 10g. G is a 10. So this will be a 70 plus 180 into 0.5, 90. 100 into 0.5, 50. So this will be 90 plus 70, 160 plus 50. 160 plus 50, 210. 210 is our final correct answer. 210. बच्चों, last question of the paper. The voltage regulating circuit consisting of Zener diode having the breakdown voltage of a 10 volt. Breakdown voltage of a 10 volt and a maximum power dissipation of a 0.4 volt is operated at a 15 volt. The approximate value of the protective resistance in the circuit is, this is the protective resistance and this is a Zener diode and the battery is 15 volt. Breakdown voltage of the Zener diode is a 10 volt. सो रेजिस्टर जो रहेगा उसके अक्रॉस 5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होएगा. तो 15 में से 5 इधर गया, बचा हुआ 10 इधर अपने को मिलेगा. नाउ द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ऑफ अ 0.4 वॉट. सो पावर मैक्सिमम जो जेनर डायोड हैंडल कर पाएगा वो दिया है 0.4 वॉट. सो हमें ये रेजिस्टेंस निकालने का है. सो जेनर डायोड का पावर दिया है, जेनर डायोड का वोल्टेज पता है. सो जेनर डायोड से मैक्सिमम कितना करंट फ्लो होना चाहिए. सॉरी, ये इंफॉर्मेशन हम पहले निकाल लेते हैं. सो दिस इज 0.4 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय आई. सो आई विल बी अ 0.04 और फिर ओम्स लॉ लगा करके ये रेजिस्टेंस निकाल देंगे. V इज इक्वल्स टू आई आर. V इज अ 5, I इज अ 0.04 multiplied by R. So this becomes a 500 divided by 4 is equals to R, and hence this is a 125 ohms, and that is our final correct answer. बच्चों,
कैसा लगा ये पेपर का डिस्कशन? कमेंट बॉक्स में आप जरा बताते रहिए, सजेशंस देते रहिए। कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं, जस्ट राइट इट डाउन। स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन अवर टेलीग्राम चैनल एज वेल। एंड बहुत जल्द अगला पेपर लेकर के आप लोगों के बीच वापस से मैं उपस्थित होऊंगा। बाय द वे, ये सवाल सेमीकंडक्टर चैप्टर से था और बड़ा ही इजी वाला सवाल था। सो आप अभी 5 मिनट का समय लेकर के एनालिसिस कर लीजिए। सुपर इजी, इजी, मीडियम, ये क्वेश्चन पे आपको अटैक करना है और मैक्सिमम मार्क्स जो है कम से कम समय में इकट्ठे करने हैं। डिफिकल्ट, सुपर डिफिकल्ट कैटेगरी के क्वेश्चन ईगो सॉल्विंग के चलते समय किल नहीं कर देना है। 4 मार्क्स ही मिलने हैं, डिफिकल्ट सवाल भी क्रैक करके आएंगे तो। सो पहले स्कोर मैक्सिमाइज एंड देन यू गो टुवर्ड्स द फुल स्कोर इन द फिजिक्स इन द जेडबलई सेशन 2 की मजबूत तैयारी करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।